दोस्तों आज की हमारी ये मूवी बहुत ही धाकड़ होने वाली है क्योंकि इसमें हमारा फौलादी हीरो एक फौलादी मशीन से टकराने वाला है। मूवी का नाम है वार मशीन। अब नाम से आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि ये मूवी कितनी तगड़ी होने वाली है। अब इसके बारे में ज्यादा बातें करूंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा, तो चलते हैं सीधा कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत होती है कंधार अफगानिस्तान से, जहां रोक्स नाम का एक सोल्जर अपने भाई की हेल्प करने के लिए यहां पर आया है। दोनों भाई काफी समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल रोक्स एक इंजीनियर है और इसीलिए उसको एक जीप और टैंक को ठीक करने के लिए भेजा गया है। जब रोक्स इंजन सही कर रहा था तो उसका भाई उसको कहता है कि हमें कुछ हटके करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे तबाही मच जाए। लेकिन रोक्स अपने भाई की बात समझ नहीं पाता। तभी उसका भाई कहता है कि हमें रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम में जाना चाहिए, लेकिन रोक्स वहां पर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। लेकिन तभी उसका भाई रोक्स को वो दिन याद दिलाता है जब उन दोनों ने एक साथ रेंजर बनने की कस्में खाई थी। दरअसल रेंजर कोई मामूली सोल्जर नहीं होता, बल्कि उसमें इतनी ताकत होती है कि एक रेंजर 100 सोल्जर से अकेला ही निपट सकता है। उनकी ट्रेनिंग में बड़ी बड़ी चट्टानों से उतरना, पानी के अंदर घंटों सांस रोके रहना, शरीर को असहनीय दर्द देना, इन सभी मुश्किलों को पार करने के बाद ही एक सिंपल सा फौजी रेंजर बनकर तैयार होता है। फिर अपने भाई की बातें सुनकर रोक्स में जोश आ जाता है, इसलिए वो उस प्रोग्राम में जाने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी अचानक तालिबान वाले रोक्स के दल पर हमला कर देते हैं और धुआंधारी बमबारी के चलते पूरा दल मारा जाता है। जब रोक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है हर तरफ लाशें ही लाशें थी। फिर वो लड़खड़ाता हुआ अपने भाई के पास जाता है और देखता है कि उसके भाई की सांसें चल रही हैं। लेकिन तभी रोक्स का सपना टूट जाता है क्योंकि इस घटना को हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे और ये सपना बार बार रोक्स को सताता रहता है। अब बात करें प्रेजेंट की, तो रोक्स और उसके साथ और भी सैकड़ों सोल्जर्स रेंजर कैंप में सिलेक्शन के लिए जा रहे थे। दरअसल उस हमले में रोक्स का भाई मारा गया था और रोक्स उसका अधूरा सपना पूरा करने के लिए ही पिछले 2 सालों से रेंजर कैंप में सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहा है। अब रोक्स के पास केवल एक ही मौका बचा था, क्योंकि अगर रोक्स इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो ज्यादा उम्र होने की वजह से वो दोबारा कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब रोक्स की आंखों के सामने सिर्फ 2 ही दृश्य थे, पहला रेंजर प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव और दूसरा अपने भाई का चेहरा। रेंजर कैंप में जाने के बाद सभी सोल्जर्स को उनके नंबर दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम लेना मना है। रोक्स को टीम लीडर बनने के लिए कहा जाता है, लेकिन रोक्स लीडर बनने से साफ साफ इनकार कर देता है। उसको सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देना था। फिर रोक्स का नंबर बदलकर उसका नंबर 81 कर दिया जाता है। इसके बाद मेजर सार्जेंट सभी सोल्जर्स को उनकी 8 हफ्तों की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। ये 8 हफ्तों की ट्रेनिंग एक सोल्जर की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। जो भी सोल्जर्स इस ट्रेनिंग के अंतिम चरण तक पहुंच जाएंगे, उन्हें एक आखिरी और सबसे खतरनाक मिशन को पूरा करना होगा, जिसका नाम है डेथ मार्च। इस मिशन को पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन अब ये मिशन असल में है क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। अब इन सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहले हफ्ते में कीचड़ से निकलना, ऊंचाई से कूदना और कुछ आसान मिशन करवाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं। नंबर 81 यानी कि रोक्स हर एक टेस्ट में सबसे आगे आता है क्योंकि उसकी आंखों में डेथ मार्च को पूरा करने का जुनून है। फिर लंबी दौड़, पानी के अंदर सांस रोकना और उस पार जाना, इसके अलावा कुश्ती, सभी में रोक्स सबसे आगे रहता है। फिर एक दिन जब सभी सोल्जर्स खाना खा रहे थे तो 15 नंबर सोल्जर 44 नंबर से पूछता है कि 81 की कहानी क्या है। फिर जवाब में 44 उसको बताता है कि 81 फंसे हुए दल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तालिबानी हमले में पूरा दल मारा गया। लेकिन रोक्स ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने भाई को कंधे पर लाद कर पूरे 10 मील दूर अपने कैंप के पास लेकर गया, लेकिन अफसोस कि वो उसको बचा नहीं पाया। तभी 60 नंबर को 81 का चेहरा याद आता है, क्योंकि रोक्स कोई मामूली सोल्जर नहीं बल्कि एक सिल्वर स्टार मेडलिस्ट है। सिल्वर स्टार पाना हर फौजी का सपना होता है। जिस समय ये सभी सोल्जर्स बातें कर रहे थे तो टीवी पर एक बड़े एस्टेरॉयड की खबरें सुनाई जाती हैं, जो तेजी से धरती की तरफ ही बढ़ रहा था। अब कुछ दिन और ट्रेनिंग चलती है और रोक्स हर एक चुनौती को पार कर लेता है।
फिर जब रोक्स पानी में सांस रोकने का टेस्ट दे रहा था तो रोक्स के सभी कॉम्पिटिटर थोड़ी देर बाद ही पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रोक्स पानी से बाहर नहीं आता। उसे वो पल याद आता है जब वो अपने भाई को कंधे पर उठाकर बेस कैंप की तरफ जा रहा था। फिर पुरानी यादों में खोए खोए रोक्स की सांसें बंद हो जाती हैं, जिसके बाद उसके साथी सोल्जर्स उसको पानी से बाहर निकालते हैं। फिर सार्जेंट टोरिस और एडम रोक्स को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। एडम रोक्स को समझाता है कि हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम मानते हैं तुम एक वो बेहतर मशीन हो जिसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हर मशीन की एक हद होती है। एडम रोक्स को कहता है कि तुम शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से जंग लड़ रहे हो और इसीलिए तुम्हें रेंजर बनने की जिद छोड़नी होगी। अब एडम की बातें सुनकर रोक्स उसको कहता है कि मैं परेड की तैयारी करने जा रहा हूँ, यानी कि रोक्स ये जिद नहीं छोड़ेगा। दरअसल वो किसी भी हाल में अपना और अपने भाई का सपना पूरा करना चाहता है। अब सारी ट्रेनिंग हो जाने के बाद रोक्स और बाकी के सोल्जर्स को केवल आखिरी पड़ाव पूरा करना था, जिसका नाम है डेथ मार्च। अब तक जितने भी सोल्जर्स रेंजर बनने के लिए आए थे उनमें से आधे से ज्यादा वापस जा चुके थे और बचे हुए सोल्जर्स को ये मिशन पूरा करना है। फिर सार्जेंट टोरिस सभी सोल्जर्स को मिशन के बारे में समझाते हैं। दरअसल सीन कुछ ऐसा था कि यूएस आर्मी का एक एयरक्राफ्ट दुश्मनों ने मार गिराया था और सोल्जर्स को दुश्मनों के इलाके में जाकर उस एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट करना है ताकि दुश्मनों के हाथ उनकी कोई भी खुफिया जानकारी ना लगे। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के पायलट को भी बचाना होगा, जिसको पास वाले गांव में बंदी बनाकर रखा गया है। अब ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि सोल्जर्स को असली गोलियां नहीं दी जाती और ये मिशन इनको बिना गोलियों के ही पूरा करना है। अब इस मिशन में सेकंड इन कमांड है नंबर 7 और मिशन को लीड करेगा नंबर 81 यानी कि रोक्स। फिर सभी सोल्जर्स मिशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सभी कंपास की हेल्प लेते हैं ताकि एयरक्राफ्ट की सटीक लोकेशन का पता चल सके। फिर चट्टान चढ़ने के बाद रोक्स कुछ देर के लिए रुक जाता है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा थक गए थे। तभी अचानक दुश्मन हवा में फायरिंग करने लगते हैं। इसका मतलब उनको अंदाजा हो गया है कि उनके इलाके में कोई घुस आया है। फिर रोक्स वापस से चलना शुरू कर देता है। फिर सुबह होते होते वो सभी एयरक्राफ्ट के काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद रोक्स सोल्जर्स को 3 टुकड़ियों में बांट देता है। अब जो डेमो टीम थी वो एयरक्राफ्ट को बड़ी ही सावधानी से ब्लास्ट करने वाली थी और तब तक बाकी सोल्जर्स दुश्मनों पर नजर रखेंगे, क्योंकि धमाके की आवाज से दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। जिस समय डेमो टीम एयरक्राफ्ट ब्लास्ट करने जा रही थी तो रोक्स को कुछ अजीब महसूस होता है, कुछ ऐसा जिसको बाकी के लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कुदरत तो मुसीबत की तरफ इशारा कर रही थी। फिर रोक्स चेक करने के लिए जंगल के अंदर अकेला चला जाता है, लेकिन तब तक डेमो टीम एयरक्राफ्ट के ऊपर बॉम्ब सेट कर देती है। तभी जब रोक्स थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसको वो एयरक्राफ्ट दिख जाता है जिसको इन्होंने तबाह करना था, लेकिन इस एयरक्राफ्ट को देखकर रोक्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट जंगल के बीच में है। इसका मतलब जिस चीज को डेमो टीम ब्लास्ट करने जा रही थी वो तो कुछ और ही है। फिर रोक्स दौड़कर डेमो टीम के पास जाता है, लेकिन तब तक वो लोग एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट कर चुके थे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इतने सारे बम फटने के बाद भी उस मशीन को खरोच तक नहीं आती। अब 44 और 7 को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, लेकिन तभी वो मशीन खड़ी हो जाती है और सोल्जर्स को स्कैन करके उन पर मिसाइल छोड़ने लगती है। कई सोल्जर्स इस हमले में मारे जाते हैं और रेड लाइट घूमकर नंबर 44 पर आ जाती है। तभी उस मशीन को देखकर 44 के हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन तभी रोक्स वहां पर आता है और 44 को बचा लेता है। इसके बाद सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन लगातार फायरिंग की वजह से वो सभी चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और नंबर 60 सीधा नदी में जा गिरता है। तभी रोक्स को वही समय याद आता है जब हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी और उसका भाई दर्द से तड़प रहा था। चट्टान से गिरने की वजह से सेकंड इन कमांड नंबर 7 और 55 बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वहीं एक पेड़ की लकड़ी सीधा 51 के सीने में घुस जाती है और 7 का पैर भी जख्मी हो जाता है। फिर 7 रोक्स को बताता है कि रेडियो तो ऊपर ही रह गया, जिसके बाद रोक्स रेडियो लेने के लिए वापस ऊपर चला जाता है। लेकिन जब रोक्स रेडियो उठाने जा रहा था तभी वो देखता है कि एक सोल्जर अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी वो मशीन सोल्जर को स्कैन करके उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा देती है। अब वो मशीन चलकर रोक्स की तरफ ही आ रही थी, जिसके बाद
रोक्स फौरन वहां से भाग जाता है। अब रोक्स नीचे जाकर बाकी के सोल्जर्स को कहता है कि हमें अभी की अभी पहाड़ी से नीचे उतरना होगा, लेकिन तब तक 57 की सांसें बंद हो चुकी थी और 7 चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर रोक्स 7 को नीचे उतारने की व्यवस्था करता है और फिर सभी सोल्जर्स एक एक करके पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। 96 रोक्स से कहता है कि तुम नीचे जाकर 7 को पकड़ लेना और तब तक मैं यहाँ रस्सी संभालता हूँ। रोक्स 97 की बात मान लेता है, लेकिन जब 7 उतर रहा था तभी अचानक से कंपास बहुत तेजी से घूमने लगता है। इसका मतलब वो जायंट मशीन उनके आसपास ही कहीं थी। फिर वो मशीन 96 को भी स्कैन करके उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है, जिसके कारण 7 सीधा जमीन पर जा गिरता है। अब सभी सोल्जर्स पहाड़ी से चिपक कर बैठ जाते हैं क्योंकि स्कैनिंग के दौरान मशीन को पता चल जाएगा और ये सभी मारे जाएंगे। तभी कुछ देर बाद जायंट मशीन पहाड़ी के नीचे स्कैन करने लगती है। सभी सोल्जर्स अपना मुंह और हाथ अंदर कर लेते हैं, लेकिन 7 का पैर स्कैन हो जाता है, जिसके बाद रोक्स फौरन 7 को लेकर वहां से भागने लगता है। अब वो मशीन पहाड़ी के चारों तरफ धुआंधार फायरिंग करने लगती है। सोल्जर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस मशीन को बनाया किसने है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ रूस ही है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है, लेकिन उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के पैसे नहीं है। और चाइना वाले हमेशा दूसरों की कॉपी करते हैं और अमेरिका ने तो अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज ही नहीं की। तभी चलते चलते रोक्स और बाकी के सोल्जर्स काफी दूर आ जाते हैं। अब रोक्स 7 के घाव पर पट्टी बांधने लगता है, लेकिन जब वो दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन की बोतलें देखता है तो पता चलता है कि सभी बोतल्स टूट गई। अब कुछ सोल्जर्स को तो लग रहा था कि शायद ये एक टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन तभी रोक्स उनको कहता है ये टेस्ट नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कहीं और पड़ा हुआ था और हमने गलत चीज के ऊपर बम रख दिए। और दूसरी बात, हमारे सार्जेंट कभी भी इतना खतरनाक टेस्ट नहीं लेंगे जिसमें सोल्जर्स अपनी जान गंवा दें। फिर 7 के पांव पर पट्टी बांधने के बाद वो सभी गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। गांव नदी के दूसरी तरफ था, जिसके बाद रोक्स सभी को कहता है कि मैं नदी पार करके उस पार जाऊंगा और वहां जाकर रस्सी बांध दूंगा। ये काम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि नदी का बहाव बहुत ही तेज था, लेकिन फिर भी रोक्स सिर पर कफन बांधकर नदी में कूद जाता है। तभी 44 भी रस्सी लेकर नदी के बहाव की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक रोक्स तैरते तैरते पानी में डूब चुका था। अब सभी सोल्जर्स 81 के बचने की उम्मीद खो देते हैं, क्योंकि इस नदी में किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तभी रोक्स पानी से बाहर आ जाता है और सबकी जीने की उम्मीद एक बार फिर से जाग जाती है, क्योंकि रोक्स को जिंदा देखकर सभी की जान में जान आ गई थी। फिर रोक्स और 44 रस्सी नदी के दोनों किनारों पर बांध देते हैं, जिसके बाद 15 नंबर 7 को लेकर आगे बढ़ने लगता है। 7 15 की बॉडी से बंधा हुआ था, लेकिन तभी उसका हुक एक गांठ में फंस जाता है, जिसकी वजह से 15 नंबर आगे ही नहीं बढ़ पाता। अब 15 नंबर वापस पीछे जाकर हुक को गांठ के दूसरी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 7 के कवर की एक रस्सी टूट जाती है और वो हवा में ही लटक जाता है। फिर 81 और 44 दोनों ही उनकी हेल्प करने के लिए रस्सी पर लटक जाते हैं, लेकिन इसी दौरान 44 को एक अजीब सा एहसास होता है। तभी देखते ही देखते वो मशीन 107 के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अब वो मशीन सोल्जर्स को स्कैन करके उन पर मिसाइल छोड़ने लगती है, जिसके कारण सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए नदी में ही कूद जाते हैं। अब इस जायंट मशीन से बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि ये मशीन ना तो ब्लास्ट होती है और ना ही पानी से खराब होती है। फिर जब रोक्स बहकर आगे जा रहा था, तभी उसके पैर में बंधी रस्सी एक पत्थर से फंस जाती है और रोक्स के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो मशीन उसी की तरफ बढ़ रही थी। इस समय रोक्स काफी थका हुआ था और उसकी सांसें भी फूल रही थी, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी जो रोक्स के जुनून को तोड़ सके। रोक्स जैसे तैसे अपने पैर की रस्सी को काट लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर वो नंबर 7 को कस के पकड़ लेता है और उसको झरने से गिरने से बचा लेता है। फिर बचे हुए सभी सोल्जर्स झरने से नीचे जाते हैं और खुशी की बात तो ये थी कि नंबर 7 अभी भी सुरक्षित था, क्योंकि रोक्स ने उसको पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी उनको नीचे जाकर अपना एक और साथी मिल जाता है, नंबर 60। फिर 60 रोक्स और बाकी के सभी सोल्जर्स को एक किनारे पर लेकर आता है। तभी नंबर 44 60 से पूछती है कि क्या हमारे बेस कैंप से कोई कांटेक्ट हुआ। फिर जवाब में 60 उनको बताता है कि कांटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने टोरिस का ऑफिस ऑपरेशन प्लान देखा था। प्लान के मुताबिक सोल्जर्स के लिए कुछ आतिशबाजी और जाल बिछाए गए थे, लेकिन उनमें कहीं भी मशीन का जिक्र नहीं था। फिर वो सभी सोल्जर्स एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वो लोग बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं,
जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। दरअसल रोक्स और उसकी टीम को बताया गया था कि बेस में सार्जेंट इंस्ट्रक्टर उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर भी भारी तबाही मची हुई है और सार्जेंट भी लापता थे। सभी को लगता है कि शायद सार्जेंट भाग गए होंगे, लेकिन तभी 44 बाकी शहीद जवानों को देखकर कहती है सार्जेंट भागे नहीं है, बल्कि ये उसी मशीन का काम है। अब रोक्स को इन सभी बातों में एक कनेक्शन नजर आ रहा था। फिर वो 44 से पूछता है कि हमने कितनी चढ़ाई की है। फिर जवाब में 44 कहती है कि 6500 फीट और 8 किलोमीटर पश्चिम। अब रोक्स को सारी बातें समझ में आ जाती है। दरअसल ये मशीन वही एस्टेरॉयड है जिसके बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा था। जो विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला था वो धरती से कुछ मील पहले ही काफी सारे टुकड़ों में बट गया और उसका एक टुकड़ा पहाड़ी से टकराकर सीधा नदी में जा गिरा, जहां सोल्जर्स ने उसको जगा दिया। असल में ये जायंट मशीन किसी दूसरे ग्रह से आई थी और कोई नहीं जानता कि इसको नष्ट कैसे किया जाए। तभी कुछ देर बाद सोल्जर्स को सार्जेंट की बॉडी मिल जाती है जिसको बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था और ये सब उसी मशीन का काम था। फिर रोक्स सभी को कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, लेकिन 15 रोक्स की बात सुनकर नाराज हो जाता है और कहता है कि हम लोग इंसान हैं, तुम्हारी तरह कोई मशीन नहीं और ना ही हम तुम्हारी तरह सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इसलिए हम सब में तुमसे कम ताकत है, हमें थोड़ी आराम की जरूरत है। लेकिन रोक्स का सब्र टूट जाता है। फिर वो 15 के पास जाकर उसको कहता है कि मुझे वो मेडल मेरी नाकामी के लिए दिया गया था। दरअसल हमले के बाद जब रोक्स अपने भाई को कंधे पर उठाकर बेस की तरफ ले जा रहा था तो बेस से करीब 100 गज की दूरी पर ही रोक्स बेहोश हो गया। उस वक्त भी उसके भाई की सांसें चल रही थी, लेकिन वक्त पर बेस ना पहुंचने के कारण उसका भाई मारा गया। फिर रोक्स 15 को कहता है कि मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया था और ना ही मैं उस मेडल का हकदार हूँ। अब सभी सोल्जर्स रोक्स की बात सुनकर उसकी फीलिंग समझ जाते हैं और इसीलिए वो सभी साथ को लेकर रोक्स के साथ आगे बढ़ने का तय करते हैं। तभी उनको बेस पर एक खराब टैंक मिल जाता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स उस टैंक को चालू करते हैं और 44 उसको चलाने लगती है। लेकिन तभी सभी सोल्जर्स को एहसास होता है कि वो मशीन एक बार फिर से उनके नजदीक आ रही है। इस समय टैंक में एक भी गोली नहीं थी, जिसके बाद 15 हीरो बनकर वापिस बेस में जाता है और गोलियां उठा लाता है। जब वो गोलियां लेकर टैंक की तरफ जा रहा था तो वो मशीन उसको देख लेती है, जिसके बाद वो 15 और टैंक के ऊपर धुआंधार फायरिंग करने लगती है। अब मरने से पहले 15 वो गोलियां टैंक तक पहुंचा देता है, जिसके बाद 44 तेजी से टैंक को भगा लेती है। अब ये टैंक भी मशीन से कम नहीं था, ये भी मशीन की तरह बहुत ही धाकड़ था। वो मशीन लगातार टैंक के ऊपर फायरिंग करती है, जिस वजह से टैंक के कुछ पार्ट्स जलने लगते हैं। लेकिन जब फायरिंग से काम नहीं बनता तो वो मशीन विस्फोटक गोले फेंकने लगती है, जिसके बाद मशीन बेकाबू होकर सोल्जर्स के पीछे पड़ जाती है। अब लगातार हमलों की वजह से कई सारे सोल्जर्स टैंक के अंदर ही मारे जाते हैं। तभी रोक्स एक मिसाइल गन हाथ में लेकर उस मशीन के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन बावजूद इसके उस मशीन पर खरोच तक नहीं आती। फिर रोक्स अपना दिमाग लगाकर पहाड़ी पर फायर करता है, जिसके बाद बड़े बड़े पत्थर उस मशीन के ऊपर गिर जाते हैं और वो मशीन उन पत्थरों के नीचे दब जाती है। अब रोक्स को लगता है कि शायद उन्होंने ये जंग जीत ली और इसीलिए वो 44 को आवाज देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर 44 मरी पड़ी थी। तभी वो टैंक बेकाबू होकर पलट जाता है और रोक्स की टीम में सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी कुछ देर बाद जब रोक्स की आंखें खुलती है तो वो देखता है वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। अब एक बार फिर से उसके सामने वही मंजर आने लगता है जब तालिबानियों के हमले के बाद उसका पूरा दल मारा गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि नंबर 7 अभी भी जिंदा है। फिर रोक्स उन पत्थरों के पास जाकर चेक करता है कि वो मशीन नष्ट हुई या नहीं, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पत्थरों के अंदर मशीन का थोड़ा सा हिस्सा दबा हुआ था, बाकी की मशीन अभी भी सही सलामत थी। फिर रोक्स देखता है कि वो मशीन आसमान में किसी को सिग्नल भेज रही है, जैसे वो किसी के साथ बातें कर रही हो। फिर रोक्स नंबर 7 को घसीटकर वहां से ले जाने लगता है। रोक्स 7 को पहाड़ी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश और फिसलन की वजह से हर बार उसके पांव फिसल जाते हैं और वो पहाड़ी के नीचे आ जाता है। अब रोक्स की हिम्मत जवाब देने लगती है। अब उसको ये भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, लेकिन तभी 7 अपनी आंखें खोल लेता है और रोक्स का हौसला बढ़ाता है। फिर 7 रोक्स को बताता है कि मैं बहुत पहले ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारे भाई से मिल चुका हूँ। उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू था
जैसा तुम्हारे हाथ पर है, और जब मैंने तुम्हें पहचाना तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे जैसा सोल्जर ना तो कभी पैदा हुआ है और ना ही आगे कभी पैदा होगा। फिर रोक्स 7 से पूछता है कि हम इस मशीन को कैसे हराएं। फिर जवाब में 7 उससे पूछता है कि अगर तुम्हारा भाई होता तो वो क्या करता। अब रोक्स के दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वो अपने खुराफाती भाई की तरह सोचना शुरू कर देता है। तभी रोक्स को याद आता है कि वो मशीन हर एक स्कैन या धमाके के बाद अपने सिर से धुआं छोड़ती है, और हो ना हो ये उसके ओवरहीट होने की वजह से होता है। अब वो समझ जाता है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर डालना होगा कि वो मशीन ओवरहीट हो जाए, और यही एकमात्र तरीका है उसको खत्म करने का। फिर रोक्स 7 को एक पेड़ का सहारा देकर बिठा देता है और कहता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। फिर रोक्स आर्मी बेस में चला जाता है जहां ढेर सारे हथियार और बम बारूद रखे हुए थे। फिर रोक्स हवा में फायर गन चलाकर मशीन को इशारा करता है और मशीन हवाई शॉट देखकर बेस की तरफ बढ़ने लगती है, और फिर शुरू होता है हमारे फुलादी रोक्स का असली खूनी खेल। दरअसल रोक्स ने पहले से ही ढलान के ऊपर कुछ बॉम्ब्स रखे हुए थे, जिसके बाद जायंट मशीन जैसे ही वहां पर आती है सारे बॉम्ब फट जाते हैं। फिर रोक्स एक तगड़ी वाली जेबीसी में बैठकर तेजी से मशीन को धक्का देने लगता है और उसको पहाड़ी के साथ लगा देता है, लेकिन मशीन भी जेबीसी को दूसरी तरफ धकेलने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है। लेकिन रोक्स भी हार नहीं मानता। अब दोनों ही पावरफुल मशीनें एक दूसरे को पुश कर रही थी, जिसकी वजह से वो एलियन मशीन ओवरहीट हो जाती है और अपने सर के ऊपर से तेज तेज से हवा निकालने लगती है। फिर रोक्स क्रैशर का बटन दबाता है, जिसके कारण ऊपर लगी मशीन में से काफी सारा क्रैशर उस मशीन के भेजे में जाने लगता है, और वो मशीन और भी ज्यादा ओवरहीट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो मशीन मरने के बाद भी अपना कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसके अंदर से बहुत सारे विस्फोटक गोले निकलते हैं, जिनको देखकर रोक्स समझ जाता है कि मामला खतरनाक हो गया है। फिर वो जल्दी से अपनी जान बचाकर उस जगह से बाहर निकल आता है, और देखते ही देखते वहां पर बहुत जोरदार धमाका हो जाता है। अब आखिरकार रोक्स अपने मकसद में कामयाब हो ही गया था, जिसके बाद वो 7 को लेकर वापस से रेंजर कैंप में आ जाता है। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उन मशीनों ने यहाँ पर भी भारी तबाही मचा दी थी। तभी सार्जेंट एडम और टोरिस जब रोक्स को देखते हैं तो उसकी बहादुरी से बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इस बार रोक्स ने हार नहीं मानी और वो घायल फौजी को लेकर बेस कैंप पर पहुंच गया। फिर वो लोग रोक्स को रेंजर का बैज देते हैं और फाइनली रोक्स एक रेंजर बन जाता है। लेकिन ये मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरी दुनिया से आ रहा वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के हर एक कोने में गिरा था, और अब वो मशीनें पृथ्वी के हर कोने में तबाही मचा रही है। अब इन रेंजर्स को ऐसी सैकड़ों मशीनों को खत्म करना था। फिर सार्जेंट रोक्स से पूछता है कि तुमने अकेले ही उस मशीन को कैसे खत्म किया, ये तुम्हें बताना होगा, तभी हम उन मशीनों को नष्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब तक उन मशीनों को खत्म करने के चक्कर में अमेरिका के आधे से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। फिर रोक्स उनको बताता है कि जब वो मशीन गर्म हो जाती है तो अपने सर के ऊपर से गर्म हवा छोड़ने लगती है, बस वही उसकी कमजोरी है। हमें वहीं पर वार करना है और उसके सिस्टम को ठंडा करने वाला प्रोग्राम तबाह करना है, तभी हम उन मशीनों को नष्ट कर पाएंगे। फिर एडम रोक्स को कहता है कि अगर आज तुम्हारा भाई जिंदा होता तो उसको तुम पर गर्व होता। फिर रोक्स सभी रेंजर्स का हौसला बढ़ाता है, क्योंकि बिना हौसले और जज्बे के ये जंग जीत पाना नामुमकिन है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं रोक्स और बाकी के सोल्जर्स ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने देश को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी जब मेजर लैंडिंग से पहले सभी सोल्जर्स का नाम ले रहे थे तो वो देखते हैं कि 81 सो रहा है। फिर मेजर चिल्लाकर पूछते हैं कि 81 का नाम क्या है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा ऐसी ही और धाकड़ वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।